क्लासिकल मैकेनिक्स ना। मैकेनिक्स का तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में क्या डिफरेंसेज है। क्लासिकल मैकेनिक्स हुआ, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। एक और है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कुछ नहीं, यही तीनों का कॉम्बिनेशन है। वो एक न्यू मेथड है। वही सब रिजल्ट इस तीनों में, जो रिजल्ट सब देखोगे इस तीनों मैकेनिक्स में, उसी रिजल्ट का एक न्यू अप्रोच से डिराइव किया गया है, स्टैटिस्टिकल मेथड से। तो उसको आप मैकेनिक्स नहीं बोला जाए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। यही तीनों का रिजल्ट को एक नया अप्रोच में देखना होता है। उसमें सेमेस्टर 6 में देखेंगे मेनली ये तीन मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई बॉडी और पार्टिकल के मोशन को से रिलेटेड डिस्कशन करना है, जब उस बॉडी और पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी और पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन c, और इसमें मास एंड टाइम इज टेकन एज एब्सोल्यूट। मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट, मास को टाइम से मतलब नहीं, टाइम को मास से मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट चीज। और एब्सोल्यूट, सबके रिस्पेक्ट में। कोई इवेंट का टाइम, हमारे नजर में जिस टाइम पर कोई इवेंट हुआ, सबके रिस्पेक्ट में वो इवेंट उसी टाइम पर होगा। इस एजम्पशन पर जो बेस्ड है ये मैकेनिक्स। इसमें बॉडी का भी मैकेनिक्स देखेंगे, पार्टिकल का भी मैकेनिक्स देखेंगे, ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मैकेनिक्स देखेंगे। तो बॉडी और पार्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं करना है। बॉडी हो या एक पार्टिकल हो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, सबका के लिए मैकेनिक्स को स्टडी करना, लेकिन ये कंडीशंस होना चाहिए। उसका वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन c। और इसमें इसमें तो क्लियरली उस बॉडी और पार्टिकल का मैकेनिक्स देखना जहां पर भी सिंपली लेस देन c, और यहां पर टाइम एंड मास इज नॉट एब्सोल्यूट, इज नॉट एब्सोल्यूट। देखे भी हैं रिलेटिविटी, अभी भी है, सेमेस्टर 5 में भी रिलेटिविटी है। इसी पेपर में क्लासिकल मैकेनिक्स में वहां जो सेमेस्टर 1 में था उसी को कंटिन्यू फिर आगे कुछ नया नया बात सब देखना है इसमें। और क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मैकेनिक्स को स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही वैलिड है, ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी और पार्टिकल के लिए भी वैलिड है। लेकिन ज्यादातर ये मैकेनिक्स जो डेवलप किया गया है मेनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, सच एज एटम्स और मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस टाइप का पार्टिकल का मोशन के लिए, एटॉमिक पार्टिकल के लिए। और इसमें भी फिर इसमें इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स होता है और क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स होता है। तो मेनली इस पर आइए आप, यहां पर बात करें। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में 11-12 लेवल तक हम लोग, इवन इफ अभी तक सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक कहीं भी कोई मोशन डिस्क्राइब करना होता था तो न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन चलता था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करते थे। जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म करते थे हम लोग,
एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन जनरली डिफरेंशियल फॉर्म में रखते हैं। आप ऑसिलेटरी मोशन देखा, तो ऑसिलेटरी मोशन का ये इक्वेशन था d2x/dt² माइनस, फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये सब जो हम लोग देखा, जनरली किसी भी बॉडी और पार्टिकल के मोशन को डिफरेंशियल फॉर्म में रखा जाता है। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं हम लोग। तो कहां से आया था ये? न्यूटन का ही मैकेनिक्स से आया था। आप रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सलेशन ये कंसीडर करके ये लाए थे, या रिजल्टेंट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा ये कंसीडर करके ये सब इक्वेशन आता था। अभी तक पीछे देखो कहीं भी तो आपको जब भी मोशन डिस्क्राइब करना होता था किसी का, तो यही दोनों में से कोई एक बात कंसीडर करते थे। ट्रांसलेशनल के लिए ये, रोटेशनल के लिए ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी क्लासिकल मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज आल्सो वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी। इस टाइप का वेलोसिटी का मोशन डिस्क्राइब करना तो क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी यही कंसीडर होता था। वहां भी मास को टाइम से इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट मानते थे। तो अभी तक क्लासिकल मैकेनिक्स में आप न्यूटन का मैकेनिक्स को देखा। जब भी कोई बॉडी और मोशन, पार्टिकल का मोशन का डिस्क्राइब करना था, उसका इक्वेशन बनाना होता था, इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो इसी दोनों से आता था, या तो फोर्स वाला बात कंसीडर करके या टॉर्क वाले से। इसमें क्या मेरिट और डिमेरिट है, या मेनली डिमेरिट होगा तब ना आगे नया, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर फिर आप नया बात देखने जा रहे हो। मेरिटे होता तो फिर आगे डेवलप ही नहीं करते, कोई नया बात देखने की जरूरत ही नहीं था। न्यूटन के मैकेनिक्स में क्या प्रॉब्लम है? दो मेजर प्रॉब्लम है उसमें। दो मेजर प्रॉब्लम क्या क्या? एक तो उससे जो इक्वेशन ऑफ मोशन आता है उसमें कोऑर्डिनेट चेंज करोगे तो उसका फॉर्म ही चेंज कर जाता है। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग टाइप का आता है, तो याद रखने में प्रॉब्लम होगा। शेप ही चेंज कर जाता है इक्वेशन का। यहां पर अभी एक्स के टर्म्स में था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इक्वेशन अभी वो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का, यदि उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस इक्वेशन को लिया होता, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया होता उसको, तो वो फिर उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहता, का फॉर्म ही चेंज कर जाता। तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम बॉडी और पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। शेप चेंज नहीं करना चाहिए था इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक मेजर प्रॉब्लम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये है। दूसरा प्रॉब्लम तो आपको पता भी 11 लेवल से, क्या जैसे हम लोग 11 में जब इस टाइप का न्यूमेरिकल्स बनाना होता था, मान लो एक पुल्ली सिस्टम वाला ये 2 ब्लॉक सिस्टम का, तो क्या क्वेश्चन क्या होता था? धागा का टेंशन फाइंड करना और ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना, ये क्वेश्चन होता था। टेंशन इन ए स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो क्या करते थे, इस दोनों दो वेरिएबल हुआ टी एंड ए दो वेरिएबल, जो दो ठो फाइंड करना है, और 2 वेरिएबल, और जितने वेरिएबल उसको फाइंड करने के लिए उतने ही इक्वेशन होना चाहिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, जितने वेरिएबल्स उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशन चाहिए आपको। यदि और सिस्टम को बढ़ा देते यहाँ पर, और ज्यादा वेरिएबल्स आ जाता, मान लो दो दो वो पुल्ली ले लेता हम,
2 पुल्ली ले लेता। अब बताओ, अब इस धागा का भी टेंशन निकालना है, इस धागा का भी टेंशन, इस तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो और ज्यादा वेरिएबल्स बढ़ा तो इक्वेशंस की संख्या भी उतना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल था तो 2 इक्वेशन, वो 2 इक्वेशन कैसे लाते थे? एक बार न्यूटन सेकेंड लॉ इस पर अप्लाई करते थे और एक बार न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर ma इस पर अप्लाई करते थे। इस पर अप्लाई करते थे तो ये ऊपर जा रहा है mg नीचे, तो लिखते होंगे उस समय आप T माइनस m1g बराबर m1a। इसका इक्वेशन में ये नीचे आ रहा है तो m2g माइनस टी, फिर इस दोनों को सॉल्व किया जाता था और ए एंड टी का वैल्यू निकालते थे। ये एक प्रॉब्लम कि जितना बड़ी होगा सिस्टम के अंदर उतने आपको वेरिएबल्स बढ़ेगा, उतना नंबर्स ऑफ इक्वेशंस लाना होगा, सभी बड़ी पर इंडिविजुअली न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना होगा। तो 2 4 5 गो बड़ी का सिस्टम होता था वहां पर, तो सब पर आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम का मैकेनिक्स करना हो, सब पार्टिकल पर सेकेंड लॉ अप्लाई करके इक्वेशंस लाना, उस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम है ना। तो क्लियर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। यदि गैसियस सिस्टम का मैकेनिक्स करना होगा उसमें तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल पर इंडिविजुअली न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे, ये असंभव है। एक मेजर प्रॉब्लम न्यूटन के मैकेनिक्स में ये, पहला प्रॉब्लम क्या बोला कि उससे जो भी इक्वेशन बनता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फॉर्म चेंज कर जाएगा जब आप कोऑर्डिनेट चेंज करोगे। कार्टेजियन से पोलर, स्फेरिकल पोलर, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग आएगा इक्वेशन, सेम सिस्टम का मोशन के लिए। दूसरा प्रॉब्लम, जितना सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा बड़ी उतने ज्यादा वेरिएबल्स, उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशन। और तीसरा प्रॉब्लम, जो भी इक्वेशंस है वो वेक्टर फॉर्म में है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स वेक्टर फॉर्म में चलता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। आप इसका कंपोनेंट लिया, यहां पर इस दिशा में कंपोनेंट लिया। यदि कोई फोर्स इधर लग रहा होता तो फिर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना पड़ता आपको। एक टफ बात ये, एक तो इक्वेशंस की संख्या ज्यादा, यदि बड़ी ज्यादा होगा सिस्टम में तो इक्वेशन की संख्या ज्यादा। दूसरी बात, वो सब इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होगा। ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम पहले वाले क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स में। नहीं, अभी तो 2 4 बड़ी के लिए करते थे तो इजी लगता था, लेकिन गैसियस सिस्टम में अप्लाई करने के लिए बात बोल दें, इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कहीं इलेक्ट्रॉन बीम है, कितना पार्ट इलेक्ट्रॉन, सब पर फोर्स देखने जाएंगे क्या? तो साइंटिस्ट लोग का अटेम्प्ट था एक ऐसा मेथड जिससे इक्वेशंस की संख्या कम बने, भले ही पार्टिकल बड़ी बहुत है सिस्टम में लेकिन कम इक्वेशंस में ही काम चल जाए। दूसरा कि कोऑर्डिनेट चेंज करे तो इक्वेशन का शेप चेंज नहीं करे, फॉर्म चेंज नहीं करे। तीसरा कि वो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं रहे, स्केलर फॉर्म में रहे। ये तीनों डिमेरिट से इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला डिमेरिट की कोऑर्डिनेट चेंज करने से इक्वेशन चेंज नहीं करे। दूसरा जो था यहां पर कि लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस बनता था, वो कम हो। तीसरा डिमेरिट की वेक्टर फॉर्म में था, तो वो उसके लिए हम लोग स्केलर फॉर्म में बात करेंगे। तो ये काम सबसे पहले किया लैग्रेंज।
फिर बाद में आया हैमिल्टन। ये सब साइंटिस्ट सेम सिस्टम जिसको न्यूटन अकर लास्ट में कुछ अपना सिलेबस भी है जिसमें हम उस क्वेश्चन को न्यूटन से भी करके दिखाएंगे और लैग्रेंज से भी करके दिखाएंगे। देखना बताना कौन इजी हुआ। तो लैग्रेंज वाला इजी नजर आएगा आपको। पहले न्यूटन से 11 लेवल में कैसे करते थे वो भी करके दिखाएंगे। वो करना नहीं है यहाँ, लेकिन एक वेरिफिकेशन कि हाँ ये जो न्यूटन से होता था वो लैग्रेंज से भी वही इक्वेशन सब बनता है, लेकिन इजी होता है वो। 3 वो है अपने सिलेबस में। ऑसिलेटरी मोशन को का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग न्यूटन से करके देखा था उसको, वहां भी करके दिखाएंगे। फिर ये ग्रेविटेशन में प्लैनेट का मोशन अराउंड सन, उसके लिए कैपलर्स लॉ डिराइव किया था, उसके लिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर सेमेस्टर 1 में न्यूटन का मैकेनिक्स से किए थे। यहाँ पर वही इक्वेशन को लैग्रेंज से करके दिखाएंगे, न्यूटन वाला भी करके दिखाएंगे। यहाँ पेंडुलम का मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन ये होता था जो हम लोग न्यूटन से करते थे, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस जी बाई एल इंटू थीटा, ये न्यूटन से लाते थे। फिर हम लोग इसी को लैग्रेंज से लाके, ये है 3 वो क्वेश्चन अपने सिलेबस। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो अभी तक किए हम लोग, वो न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें क्या क्या डिमेरिट था वो बात किया। ठीक है, समझे ना। 11 पढ़वे नहीं किए तो न्यूटन का मैकेनिक्स क्या क्या जानिएगा। 11 लॉकडाउन में था? नहीं नहीं, लॉकडाउन में तो नहीं था 11 आप लोग का। बात गौर किए क्या होना है, क्या हुआ था अभी तक, क्या प्रॉब्लम था उसमें। नहीं नहीं समझ में आया। हाँ यस यस सर। सर। ठीक है, लिंक पकड़ना है, वो सब पूछने वाला बात थोड़ी है हम लोग का एग्जाम में। क्यों कर रहे हैं ये, क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स, नाम अभी सुन रहे हैं। इससे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो सुनते थे, वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स था, लेकिन वो 3 प्रॉब्लम से भरा हुआ है वो। तो ये सब बात के लिए स्टार्टिंग किया जाता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी कहीं पर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इसकी चर्चा हम लोग किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। लेकिन अलग अलग जगह उसको अलग अलग तरह से डिफाइन, वहां तो बोला था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे सच दैट ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी विथ इट। कितने तरह से कोई सिस्टम अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, उसके आधार पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन किया था। बोलते थे कि यदि कोई पार्टिकल एक सिंगल मोनो एटॉमिक पार्टिकल है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी। तो 3 डायरेक्शन में वो काइनेटिक एनर्जी रख सकता है। उसमें ऑसिलेटरी मोशन संभव नहीं है। उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन किया था। यहाँ पर थोड़ा मोशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करना है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए एक जनरल डिफिनेशन लिखेंगे, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स पहले सुनाओ। इफ एन ant moves along a straight wide अब वो वायर या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड हो, या जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड हो।
तो उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उस आंट का पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमको एक ही को कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। यदि वो वाई एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, तो यदि आंट उसके अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो उस ओनली एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग मोशन ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका चेंज करेगा, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड रहेगा। Then we have required only one coordinate, to specify their position. ठीक है, तो बोलेंगे कि उसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये बोलने का सेंस है, इस तरह का सिचुएशन हो कि कोई बॉडी और पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने में आपको जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा उसके पास है। लास्ट में डिफिनीशन भी ऐसे ही लिखना है हम लोग को, जनरल डिफिनीशन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट required to specify the configuration of a dynamical system। सब वर्ड का मीनिंग समझना है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ का, डायनामिकल सिस्टम, सब अपने आप में एक मीनिंग रखता है सब वर्ड। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम आर कॉल्ड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायनामिकल सिस्टम मतलब होता है कि एक स्टैटिक सिस्टम होता है, जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक स्टैटिक सिस्टम है, उसके अंदर कोई पार्टिकल मोशन में नहीं है। गैसियस सिस्टम एक डायनामिक सिस्टम हुआ, उसके अंदर पार्टिकल मोशन में रहता है। मेटल डायनामिक सिस्टम हुआ, उसके अंदर पार्टिकल मोशन में रहता है। रेडिएशन एक डायनामिक सिस्टम हुआ, उसके अंदर पार्टिकल मोशन में रहता है। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम एंड डायनामिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल रेस्ट में हो, स्टैटिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम जिसके अंदर का पार्टिकल्स मोशन में हो। रेडिएशन, कंडक्टर, गैसियस सिस्टम सब डायनामिक सिस्टम है। अब बात करते हैं हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन को, उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करना है, कौन पार्टिकल कहां पर है, यानी उसका कोऑर्डिनेट। तो कितने कोऑर्डिनेट की, कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रहा है उस सिस्टम के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए। मान लो पहले तो अभी अपने सिस्टम में एक ही पार्टिकल है और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन में है, डायनामिक सिस्टम हुआ, ये डायनामिक सिस्टम हुआ, मोशन में है ये। इसका कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहां पर है, कैसे है, एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रहा है। तो बोलेंगे कि इस आंट के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देन वी से दैट ant has 1 degree of freedom। अच्छा, यही आंट मान लो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा होता इस तरह से, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज कर रहा होगा उसके मोशन में। यदि वो इस तरह से मूव कर रहा है, इफ इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, then it has 2 degree of
then we require only two independent coordinate. We require टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. ये इंडिपेंडेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. यानी एक्स में एंड वाई में कोई रिलेशंस नहीं होना चाहिए. एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करे, वाई एक्स पर डिपेंड नहीं करे, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए एक्स वाई में. तो एक्स एंड वाई को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोला जाएगा. एक्स की भी जरूरत पड़ रहा है एंड वाई की भी जरूरत पड़ रहा है उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करने में. कभी होता है कि अब प्लेन में ही मोशन है लेकिन एक गो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रहा है. जैसे इसको देखो, मान लो सर्कुलर मोशन होता तो ठीक है, पार्टिकल में दो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, लेकिन एक्स और वाई रिलेटेड है ना इस इक्वेशन से. ये रिलेटेड हो गया ना, एक्स वाई पर डिपेंड कर गया या वाई एक्स पर डिपेंड कर गया. ये यहां पर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं हुआ. यहां पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां नहीं बोलेंगे. यहां पर पार्टिकल का पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है, खाली एक्स का या खाली वाई का. कोई एगो निकल गया तो दूसरा तो अपने आप इस इक्वेशन से निकल जाएगा. Here x and y are not independent coordinate इस एग्जांपल में. यहां पर यहां भी प्लेन में मोशन है. देखो यहां भी अब या ऐसा होता कि इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा होता, इस तरह का स्ट्रेट लाइन पर आपका आंट मूव करता, अभी भी इसका पोजीशन को स्पेसिफाई करना है एक्स वाई लिखेंगे, लेकिन वाई इज रिलेटेड विथ ऐसे एम एक्स प्लस सी. लेकिन अल्टर टाइप से मूव कर रहा है, कोई कोई रिलेशंस नहीं है एक्स वाई में, तो फिर दो दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कहलाएगा. तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर, लेकिन इसमें और इसमें एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे. लिख रहे हैं ये सब बात, हम लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे इस बात सब. भले ही आपको दिख रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी है उसमें, वाई कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है वो एक्स वाई. इस एग्जाम्पल में हेयर, इस दो एग्जाम्पल में x and y are not independent two independent coordinate. Here we have only one degree of freedom. इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होना चाहिए. जो भी कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए उसके बीच कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करे. तो जितना कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा. अच्छा, इफ आंट तो नहीं, चींटी तो नहीं उड़ सकता है, फ्लाई की बात करें. इफ ए फ्लाई मूव्स इन स्पेस, then we have to require three independent coordinate. इसमें क्या हुआ, टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट.
Hence it has 2 degree of freedom, यहीं पर लिख देना था, hence it has 2 degree of freedom. यहाँ फ्लाई की बात कर रहे हैं, जो स्पेस में 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है, उसका पोजीशन बतलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा मैक्सिमम। जरूरी नहीं है, 3 से भी कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका टाइप्स ऑफ मोशन पर। अभी आ रहे हैं आगे उस बात को, एक साथ सब बात नहीं डिस्कस करना चाहते हम। जरूरी नहीं कि फ्लाई का पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 गो की जरूरत ही पड़ेगा, मैक्सिमम है ये, इससे कम पड़ सकता हो चलेगा, यदि उसके मौसम में रिस्ट्रिक्शन डाल दें तो यदि फ्लाई स्पेस में है और सर्कुलर मोशन में है, बताओ, तो फिर एक कोऑर्डिनेट कम जाएगा वहां, तब दुइये को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। अभी है ही, वो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, अभी बात करेंगे कॉन्स्टेंट